हेलो एवरीवन, मेरे पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा जी की फोटो है जो हमारे देश के एक आदिवासी नेता है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए मात्र 24 साल की उम्र में अपने जीवन का बलिदान दिया था। अब हमारे देश ने पहली जीन थेरेपी डेवलप करी है जिसका नाम इनके नाम पर रखा हुआ है। तो क्या इनके नाम पर रखना एक पॉलिटिकल स्टंट है? बिरसा 101 उस जीन थेरेपी का नाम रखा गया है। तो आइए हम समझते हैं कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा या फिर उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। तो हम समझते हैं। तो देखिए, पहली जीन थेरेपी इंडिया में डेवलप की गई है सिकल सेल एनीमिया के लिए। किसके लिए डेवलप की गई है? सिकल सेल एनीमिया के लिए। अभी हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। किसने डेवलप करी? CSIR ने, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और किसके साथ में मिलकर इनकी पार्टनरशिप है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इसको मास लेवल पर प्रोड्यूस करेगा। दुनिया में पहली जीन थेरेपी डेवलप की गई थी 1990s में। किसके लिए? एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसकी कमी की वजह से SCID हो जाता है, सीवियरली कंप्रोमाइज इम्यून डेफिशिएंसी। और वो ट्रीट किया गया था एक 4 साल की बच्ची अशांति को। लगभग 35 साल लग गए इंडिया को अपना पहला जीन थेरेपी डेवलप करने में। क्या होती है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी वो सभी ऐसे मेथड जिनकी मदद से किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जाता है। अब जीन क्या होता है? डीएनए के अंदर छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक आरएनए को बनाते हैं और उन आरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? जीन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीन्स बोल देते हैं। अब ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है? उस मैकेनिज्म का नाम है क्रिस्पर। आखिर क्या है ये क्रिस्पर मैकेनिज्म? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। अब देखिए, पैलिंड्रोमिक क्या होता है, आपको इससे पूरा वर्ड समझ में आएगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है आगे और पीछे से एक जैसा। तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती हैं। तो यदि ऊपर वाली स्ट्रैंड को यदि एक डायरेक्शन से पढ़ा जाए, यदि 5 to 3 पढ़ा जाए, तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ रहा है वही नीचे वाली स्ट्रैंड को 5' से यदि पढ़ा जाए तो वही आएगा। यदि ऊपर वाली स्ट्रैंड को 3' से पढ़ा जाए और यदि 5 की तरफ जाया जाए तो जो सीक्वेंस आएगा वही नीचे वाली स्ट्रैंड में भी 3 to 5 पढ़ने पर आएगा। इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब डीएनए में ऐसे पैलिंड्रोम होते हैं जो स्पेस देके बार बार रिपीट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्लस्टर्ड, मतलब ग्रुप। रेगुलरली बार बार इंटरस्पेस स्पेस देके और वो क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये कैसे मैकेनिज्म पे वर्क करता है, आप इस बात को समझना जरा। इस मैकेनिज्म में जैसे आप कभी टेलर के पास गए होगे तो टेलर क्या करता है? पहले कपड़े में निशान लगाता है फिर काटता है। तो इसी तरीके से क्रिस्पर मैकेनिज्म क्या करता है? वो डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पर जहां पर ये पैलिंड्रोम प्रेजेंट है वहां पर निशान लगाएगा। क्या करेगा? निशान लगाएगा। किसकी मदद से? गाइडेड आरएनए की मदद से निशान लगाएगा और फिर उसको काट दिया जाएगा, उसको काट के अलग कर दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरे हेल्दी आरएनए को डाल दिया जाएगा। जैसे आप इस तरीके से समझिए, बहुत सिंपल सा है। क्रिस्पर मैकेनिज्म को समझना है तो आप समझ सकते हैं, कट एंड पेस्ट। आपने डिफेक्टिव को कट किया, वहां से निकाला और जो करेक्ट था उसको आपने वहां पर लगा दिया। ये क्रिस्पर मैकेनिज्म है। ये क्या है? क्रिस्पर मैकेनिज्म है। अब SCA के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए डेवलप की गई जो फर्स्ट इंडिजीनियस जीन थेरेपी है उसका नाम बिरसा 101 क्यों रखा गया? आप समझिएगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में पाई जाती है। अब क्यों ट्राइबल कम्युनिटी में पाई जाती है उसको आप समझिए। देखिए, ट्राइब्स जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं और जंगल में हम सभी जानते हैं मच्छर बहुत होते हैं और मच्छर जब काटेंगे तो आप मुझे बताइए, मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। और ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है, भले डिजीज है लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है मलेरिया से बचाती है, नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? आप समझिए, यदि कोई मच्छर काटता है तो वो यहां पर अपना इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइट छोड़ता है। अब ये स्पोरोजॉइट क्या होंगे? आरबीसी के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि इनके पास इनसे जुड़ने के लिए रिसेप्टर नहीं है। तो ये पहले लीवर में जाते हैं, लीवर में जाने के बाद ये रिसेप्टर को डेवलप करेंगे और फिर ये आरबीसी को क्या करेंगे? आरबीसी से जुड़ जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाएंगे, आरबीसी को तोड़ेंगे और जब आरबीसी को तोड़ेंगे तो एक सब्सटेंस निकलता है हीमोजॉइन और उस हीमोजॉइन की वजह से ठंड लग के फीवर आता है। मतलब मलेरिया होना
इसका इसका इससे जुड़ने पर डिपेंड करता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल शेप में आरबीसी कैसे हो जाते हैं, ऐसे सिकल शेप, साउथ इंडियन मूवी देखी ना, वो ऐसे करके वो लड़ने के लिए निकल जाते हैं नारियल काटने के लिए, तो वैसा शेप हो जाता है। नॉर्मली जो आरबीसी होते हैं वो आपने स्फीयर बनाया और दोनों तरफ से उसको दबा दिया तो बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से आपने उसको ऐसे गड्ढा कर दिया तो कैसे होते, बाई कॉनकेव। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। किसी सेल से आप न्यूक्लियस निकाल दोगे तो बेचारा पिचक जाएगा, तो दोनों तरफ से पिचक जाता है, बाई कॉनकेव हो जाता है। लेकिन यहां पर ये कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाएंगे, हंसिए के आकार के। और जब ये हंसिए के आकार के हो जाएंगे तो यहां पर इसमें भले रिसेप्टर आ जाएंगे, अब इनमें रिसेप्टर नहीं रहते। तो आप मुझे बताओ, क्या अब ये आरबीसी से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। और जब ये आरबीसी से जुड़ नहीं पाएगा तो ये यहां पर डिजीज पैदा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप इस बात को समझिएगा, मान लीजिए दो लोग हैं आदिवासी एरिया में रहने वाले, एक नॉर्मल है कि ये है, तो जो नॉर्मल है वो मलेरिया होगा तो मलेरिया से उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक थोड़ा सा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट इनसे अटैच नहीं हो पाएगा तो इनको मलेरिया नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये डिजीज है। क्यों डिजीज है, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है, ये सभी आरबीसी जब देखो हमारा ब्लड फ्लो करता है तो आरबीसी फ्लो कर रहे हैं, तो अब ये सिकल शेप हो जाते हैं ना, तो ये आपस में क्लम्प हो जाते हैं। और जहां पर हमारी आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचेस हो रही हैं, वहां पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो ये ब्लड सप्लाई को हिंडर करेंगे, और ब्लड सप्लाई को हिंडर करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। भाई यदि हड्डी में, आप मुझे बताओ, पैर में ब्लड सप्लाई कम कर दी तो वहां पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वहां डैमेज शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दूसरा इसको एनीमिया क्यों बोलते हैं, ये आरबीसी जब स्प्लीन से निकलेंगे तो स्प्लीन देखेगा एक गड़बड़ है, तो स्प्लीन उनको तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, और जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। समझ में आया। तो अब आपको समझ में आया ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो है वो सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज में मिलता है। इस वजह से उसके लिए जो जीन थेरेपी डेवलप की गई उसका नाम उनके फेमस लीडर के ऊपर रखा गया है, जिनकी अभी 150वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, अब देखिए सिकल सेल एनीमिया आखिर होता क्या है, आप इस बात को समझिएगा। सिकल सेल एनीमिया, अब इसमें 3 नाम हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, SCA बोल सकते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया। और इसके नाम ही इसके बारे में सब कुछ इसका साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। एस से सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है। कैसा म्यूटेशन, आप समझिएगा, ये डीएनए है, डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। अब इस आरएनए में कोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच करते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच करते हैं प्रोटीन बनाते टाइम। तो यहां पर GAG प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, GAG। इसके आरएनए में GAG प्रेजेंट है, जो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड को बनाएगा। किसको बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड को बनाएगा। दूसरी तरफ जब इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक ही जगह यू आ गया, तो ये क्या बना रहा है, GUG बन गया, और ये GUG कोड करता है वैलिन को। वैलिन एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है। याद रखना, पोलर चीजें पानी की तरफ जाती हैं, पोलर का मतलब जिनमें चार्जेस है, नॉन पोलर जिनमें चार्जेस नहीं है। तो ये पोलर अमीनो एसिड पानी की तरफ जाएगा और ये नॉन पोलर पानी से दूर जाएगा। सारा मैकेनिज्म बस इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, केवल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अब जरा ध्यान से समझना, सी से कोडोमिनेंस, सी से कोडोमिनेंस, तो आप समझना जरा, हमारे अंदर क्रोमोसोम पापा से आते हैं, मम्मी से आते हैं। 23 क्रोमोसोम पापा से आते हैं, मम्मी से आते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, अच्छे से समझना जरा, पापा से जो क्रोमोसोम आ रहा है उसमें एक जीन है, मान लो उसमें नॉर्मल जीन है, और मम्मी से जो आ रहा है वो डिफेक्टिव है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई एक डोमिनेंट हो जाता है, मतलब में दोनों में से किसी एक की चलेगी। ठीक है, किसकी चलेगी, दोनों में से किसी एक की चलेगी, जिसको हम कंप्लीट डोमिनेंस बोल देते हैं। लेकिन यहां पर पापा से नॉर्मल आ रहा है और मम्मी से डिफेक्टिव एलील आ रहा है, तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो दोनों ही एलील एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही जीन एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको कोडोमिनेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कोडोमिनेंस बोल देते हैं। अब आ जाओ ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन ये डिजीज देखो, जीन कोडोमिनेंट है लेकिन डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आप इसको समझना, देखो ऑटोसोम क्या होते हैं। देखिए हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, जैसे XX यदि हो गया तो फीमेल होगी, यदि XY हो गया तो मेल होगा।
तो आप मुझे बताना, ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स को डिसाइड करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। उनके अलावा जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम कहलाते हैं, जो कोई सेक्स को डिसाइड नहीं करते और दोनों मेल और फीमेल के अंदर इक्वल नंबर में होते हैं। समझ में आ गया? क्रोमोसोम 1 से लेके 22 पापा से भी आएंगे, क्रोमोसोम 1 से लेके 22 मम्मी से भी आएंगे। अब जरा समझना, जरा रिसेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझो। देखो, रिसेसिव डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो तभी एक्सप्रेस करते हैं जब पापा और मम्मी दोनों की तरफ से आए हुए डिफेक्टिव एलील हो, तभी डिजीज आएगी। आप ऐसे समझना जरा। देखो, जीन तो एक्सप्रेस कर रहा है, आप इस पूरी कंडीशन को ऐसे समझो। मान लो पापा की तरफ के फूफा है, मम्मी की तरफ के फूफा है। मान लो आप ऐसे समझना, पापा की तरफ के फूफा है और मम्मी की तरफ के फूफा है। अब आप समझना जरा, मान लो पापा की तरफ के आए हुए फूफा अच्छे हैं और मम्मी की तरफ के आए हुए फूफा मान लो बेवड़े हैं। तो आप मुझे बताओ, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छे फूफा अच्छा काम कर रहे हैं, बेवड़े फूफा बेवड़ा काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना जरा, दोनों ही यहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, लड़ाई कब होगी? लड़ाई कब होगी? जब पापा की तरफ से आए हुए फूफा और मम्मी की तरफ से आए हुए फूफा दोनों ही मुंह फुला के बैठ जाए, तब जाके लड़ाई होगी। होगी कि नहीं होगी? जब दोनों ही गड़बड़ हो जाए। तो इसका मतलब एक फूफा यदि अच्छे हैं तो डिजीज नहीं आएगी, वो संभाल लेंगे। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, चलता है। आप मुझे बताओ, लेकिन यदि दोनों फूफा गड़बड़ निकल गए, यदि दोनों फूफा गड़बड़ निकल गए, तो पक्की बात है लड़ाई होना तय है। तो आप मुझे बताओ जरा, एक्सप्रेस दोनों कर रहे हैं, अच्छे फूफा भी कर रहे हैं, बुरे फूफा भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर दोनों के दोनों यदि फूफा ने एक्सप्रेस कर दिया तो नुकसान होना तय है। तो इसका मतलब डिजीज कब आएगी? जब दोनों तरफ के फूफा गड़बड़ हो जाए, जब दोनों तरफ के फूफा गड़बड़ हो जाए। अब आप यहां पर अच्छे से समझना, सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन है। तो ये देखो, ये मैंने एमआरएनए बनाया, बहुत अच्छे से समझना। ये मैंने एमआरएनए बनाया जिसमें जीएजी की जगह जीयूजी आ गया, जो पहले ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, अब वैलिन को कोड कर रहा है। आप देखो, जैसे रोल नंबर बदल गए। मान लो पहले बेंच में रोल नंबर 5 लिखा हुआ था, तो आपका रोल नंबर था, अब रोल नंबर 10 हो गया। अब मान लो रोल नंबर किसी और का है, तो कोई और वहां पर जाके बैठेगा। सिंपल सी चीज है। तो यहां पर यदि यहां पर जीयूजी आ गया, तो वो वैलिन को कोड करेगा, जो एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है। अब देखो जरा, ये एमआरएनए से हम डीएनए देख लेते हैं। तो देखो, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है और जी का सी होता है। क्लियर हो गया? तो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड, ये नॉर्मल जीन है। दूसरी तरफ जब जीयूजी आ गया तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है। कौन होता है? यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है। क्लियर हो गया? तो यहां ए आ गया, यहां पर जी की जगह सी आ गया। सभी को समझ में आ गया? हमारे डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, एटीसीजी। ए हमेशा टी से बाइंड करता है, जी हमेशा सी से बाइंड करता है। आरएनए में टी की जगह यू होता है, तो ए यू से बाइंड करता है या यू ए से बाइंड करता है। तो यहां पर आरएनए है तो यहां यू रहेगा, टी नहीं रहेगा। सभी को क्लियर हो गया? अब ये हमने नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल डीएनए बना लिया। अब क्रिस्पर मैकेनिज्म क्या करेगा? जैसे आपने अली बाबा 40 चोर मान लो मूवी देखी हो, तो उसमें वो क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं, यही चोरी करनी है। तो उसी तरीके से क्रिस्पर मैकेनिज्म में एक एंजाइम होता है। अब देखो जरा, इसके आगे पीछे वो पैलिंड्रोम होंगे। क्या होंगे? पैलिंड्रोम होंगे। क्या होंगे? पैलिंड्रोम। तो वो क्या करेगा, उन पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर लेगा और वहां से काट देगा, तो इस डिफेक्टिव को निकाल देगा। क्या कर देगा? इस डिफेक्टिव को निकाल देगा। ये गलत हो गया, इसको निकाल देगा। अब इसको निकालने के बाद इसकी जगह ऐसा वाला यहां पर लगा देगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्रिस्पर मैकेनिज्म है कि डिफेक्टिव को पहचाना, डिफेक्टिव को पहचाना, उसको काटा, निकाला, उसकी जगह जो नॉर्मल है उसको लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। इसको जीन थेरेपी बोल देते हैं और इस मैकेनिज्म को क्रिस्पर मैकेनिज्म बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ, वो मैकेनिज्म काटने के लिए उन पैलिंड्रोम का इस्तेमाल कर रहा है, जिन पैलिंड्रोम, जो बहुत सारे पैलिंड्रोम्स हैं जिनके बीच में स्पेस है, तो उनको पहचान रहा है और वहां से कट कर रहा है। पैलिंड्रोम क्या है? निशान लगा रहा है। क्या कर रहा है? आप मुझे बताओ जरा, निशान। पैलिंड्रोम में क्या कर रहे हैं? निशान लगा रहे हैं। तो क्या आपको क्रिस्पर मैकेनिज्म समझ में आया? तो इस तरीके से किया जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है आप और अच्छे से समझिएगा। जैसे आप मुझे बताओ, ये आप मुझे बताना हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में ये आयरन है सेंट्रल में। अब इसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। तो अल्फा चेन और बीटा चेन अब कैसे गड़बड़ी होती है, देखो जरा।
ये जो यहां पर बीटा चेन है इसमें टोटल 146 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 146 अमीनो एसिड होते हैं। और देखो कितना आसान है, जिसमें 6 है उसी की 6 पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 इसकी 6 पोजीशन पर चेंज हो जाता है। नॉर्मली यहां पर ग्लूटामिक एसिड होगा, लेकिन सिकल सेल के केस में यहां पर वैलिन आ जाएगा। अब इसका वैलिन आना क्या गड़बड़ करता है, अब इसको समझो जरा। अब पहले आप समझना, देखो इसमें 141 अमीनो एसिड है। आपके नॉलेज के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें 141 अमीनो एसिड है, इसमें 146 है। अब देखो ऐसे लिख दो 141 146। कैसे क्रोमोसोम का नंबर याद रखें? 4 4 बीच वाले को काट दो, 11 बच गया, 11 को यहां भेज दो। यहां हमने 4 को काट दिया, 16 बच गया, यहां भेज दो। तो इसके जीन क्रोमोसोम 16 में है। तो आप मुझे बताओ 141 वाले के जीन क्रोमोसोम नंबर 16 में है और 146 वाले के जीन किसमें है? क्रोमोसोम नंबर 11 में है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 में जो जीन है, जब वो डिफेक्टिव हो जाता है, जब वो डिफेक्टेड हो जाता है, बीटा चेन को बनाने वाला जब डिफेक्टिव हो जाता है, तब सिकल सेल एनीमिया होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखना जरा, ये एक है, अब ऐसे 4 समझना जरा, ऐसी 4 यूनिट बनके एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऐसी 4 यूनिट बनके एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कैसे होते हैं? 1 2 3 4, मतलब एक हीमोग्लोबिन के अंदर आप मुझे बताओ जरा टोटल कितने हो जाएंगे? देखो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ऐसे समझ में आ गया? ये 2 2 अल्फा 2 2 अल्फा 2 2 बीटा 2 2 बीटा 2 2 अल्फा 2 2 अल्फा 2 2 बीटा 2 2 बीटा, ऐसे ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। अब आप यहां पर अच्छे से समझना जरा, यदि यहां पर ग्लूटामिक एसिड है तो वो आरबीसी के अंदर क्या करेगा? वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा और बड़े आराम से सब जगह फैल के रहेगा, आराम से। अब देखो आरबीसी के अंदर वाटर है, हर सेल के अंदर वाटर होता है, तो बढ़िया से वो सब जगह वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि पोलर है, सब जगह बॉन्ड बना लेगा, बढ़िया से आराम से फैला रहेगा। लेकिन यदि इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, ये देखो जरा, यदि यहां पर 6 पे वैलिन आ गया तो अब क्या होगा? पानी इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? पानी इसको रिपेल करेगा वैलिन को। तो जब पानी इसको रिपेल करेगा तो ये सारे के सारे हीमोग्लोबिन एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। इनमें क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। इनमें क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। फिर से आप मुझे बताइए, क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। और ऐसा कब होता है? ये कंडीशनल होता है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाए या फिर एसिडोसिस हो जाए तो ऐसा हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ये यहां पर अब ऐसा क्यों हुआ? देखो इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन कम होगी तो ये पिचकेंगे, पिचकेंगे तो आप मुझे बताओ जरा क्या होगा? ये पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो सारे हीमोग्लोबिन एक साथ चिपक जाएंगे। तो इसके पॉलीमराइजेशन की वजह से, इसके पॉलीमराइजेशन की वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिकल शेप। यदि इसको करेक्ट कर दिया, इसको बनाने वाले जीन को यदि करेक्ट कर दिया, तो क्या यहां पर अब ये सिकलिंग होगी? नहीं होगी। समझ में आया? अब आप देखिए जरा, मान लीजिए यहां पर ये सिकल शेप आरबीसी है। जैसे नॉर्मल आरबीसी है वो स्प्लीन में जाएगा, चला जाएगा, ओल्ड आरबीसी टूट जाएगा, लेकिन जो सिकल शेप आरबीसी है वो भी टूटेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। जब ज्यादा रप्चर होगा तो एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया, ब्लड की कमी। अब देखो जरा, ये नॉर्मल आरबीसी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिकल शेप आरबीसी हैं इनकी क्लंपिंग हो जाएगी, और क्लंपिंग हो जाएगी तो यहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसकी वजह से बोन पेन और बहुत सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो क्या आपको सिकल सेल एनीमिया समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया? क्रिस्पर मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, जिसमें बस डिफेक्टिव को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको काट दो, और उसकी जगह जो है, अब कैसे उसको काट दिया जाता है? पहले जो डीएनए है उसमें एक आरएनए भेजा जाता है जो उसको पहचान के निशान लगाएगा, जिसको गाइडेड आरएनए बोल देते हैं। वो वहां जाके निशान लगा देगा। क्या कर देगा? निशान लगा देगा। उसको अब क्या होगा? एंजाइम होगा, Cas9 एंजाइम होता है, वो उसको जाके कट कर देगा। अब उसकी जगह दूसरा हेल्दी डीएनए जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज की मदद से। तो इस तरीके से इसको करेक्ट किया जाता है। थैंक यू।